किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। हैंसंग, इस सिंगफायन, इन तीनों ने भी भारत का दौरा किया था। फ्रेंड्स, 302 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज भारत में आया था और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका पुस्तक जो विश्व प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यह एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हैंसंग, इत्सिंग और फायान की बात करें तो हैंसंग यह भी एक चीनी बौद्ध यात्री था और 630 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था तथा 15 वर्षों तक इसने भारत में रुका था। इत्सिंग 671 ईसा पूर्व में भारत आया था तथा इसने भारत का भ्रमण किया और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां हासिल की। फायान यह एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय 5वीं शताब्दी में यह भारत में आया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो आपका ऑप्शन डी सही है। कौशाम्बी यह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा यह तीनों ही विद्या अध्ययन के केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भारत ने और इन्होंने इसका नाम रखा था तक्ष। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य युग के समय। वर्तमान में नालंदा बिहार में है और प्राचीन मगध में यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था और दुनिया का पहला ज्ञात रैंक वाला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने की थी और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। शून्य की खोज किसने की? आपका ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट वारामिहिर के गुरु थे। 550 ईस्वी के लगभग वारामिहिर ने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। भारत के महान खगोल शास्त्री कौन थे? तो वह भी वारामिहिर थे, भारत के महान खगोल शास्त्री। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी बृहजातिका, बृहसंहिता, पंच सिद्धांतिका। यह वारामिहिर की प्रमुख पुस्तकें थीं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हितोपदेश के थे नारायण पंडित, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास और कथा सरित सागर के सोमदेव। चलिए देखते हैं। कथा सरित सागर यह भारतीय परियों की कहानी और लोक कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है और 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने इसकी रचना की थी। यह कश्मीर के राजा आनंद के दरबारी कवि थे सोमदेव। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर सी सही है। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। 14वीं शताब्दी में नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा था। विष्णु शर्मा यह एक भारतीय विद्वान तथा गुप्त युग के लेखक थे। इन्होंने पंचतंत्र लिखा था, जिसमें पंच का अर्थ 5 है और तंत्र का अर्थ ग्रंथ है। बाणभट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित और कादम्बरी, यह इनकी महान रचनाएं थीं। भवभूत ने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित्र की रचना की थी। यह 8वीं शताब्दी के विद्वान थे। नाट्यशास्त्र की रचना की थी। आपका ऑप्शन सी सही है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। फ्रेंड्स, नाट्यशास्त्र इसकी रचना भरत मुनि ने और कहा जाता है कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को ही नाट्यशास्त्र कहते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अश्वघोष ने यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। वासुमित्र यह महाभिभाष के लेखक हैं और इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी 150 ईस्वी में। महाभिभाष इन्होंने लिखी थी वासुमित्र ने। वात्स्यायन यह इनकी रचना है। फ्रेंड्स, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, विक्रम संवत आपका ऑप्शन सी सही है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, इसके संबंध में इतिहासकारों में आपस में कुछ मतभेद हैं। चलिए देखते हैं। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथा के अनुसार विक्रम काल की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने आकाश पर विजय प्राप्त करने के बाद हुई थी, जबकि और इतिहासकारों में बी स्मिथ और D.R. भंडारकर का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और तब से इस युग का नाम बदलकर विक्रम संवत कर दिया गया। विक्रम संवत को नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर भी माना जाता है और विक्रम संवत कैलेंडर का पहला दिन गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में दिवाली के बाद मनाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स शक संवत, इसका प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में।
तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व और शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। निम्न में से किसी को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, ताम्र पाषाण काल को ही चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चालकोलिथिक युग का समय था 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा तक का चालकोलिथिक युग का समय था। चालकोलिथिक युग के समय ही धातु का उपयोग किया गया था, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। नव पाषाण काल युग का समय था 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का, और लौह युग का समय था 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का। स्वप्नवासवादिता के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, भास स्वप्नवासवादिता के लेखक हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरित्रम महाकवि भवभूति की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। उत्तर रामचरितम इस महान ग्रंथ की रचना भवभूति ने संस्कृत में की थी, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। कालिदास ने हर्षचरित दर्शन, राजशेखर जो काव्य शास्त्र के पंडित थे और नरेश महेंद्रपाल प्रथम तथा उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे, उन्होंने निम्न ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें काव्य मीमांस, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका नाम की ग्रंथ शामिल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है, विश्वामित्र द्वारा बनाया गया था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। फ्रेंड्स गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, समिति और सभा। यह प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं थीं, जिसमें वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बीच का था। प्रारंभिक वैदिक काल दोनों विधानसभाओं को दर्शाती थी, जिसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी और उन्हें सभावती कहा जाता था। समिति एक लोकसभा थी, जिसमें जनजाति के लोग आदिवासी व्यापार के लिए एकत्रित होते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बिंबिसार। यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का शासक था। बिंबिसार 544 ईसा से 492 ईसा पूर्व मगध का शासक था और ये हार्यक वंश का संस्थापक भी था। फ्रेंड्स इसका पुत्र था अजातशत्रु, जिसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फ्रेंड्स अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की मगध की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत यह कौशल का सबसे बड़ा शासक था और उसने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से कराया था। महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, शूद्रक द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिका। फ्रेंड्स मृच्छकटिका शूद्रक द्वारा लिखा एक संस्कृत नाटक था। और बिल्हान यह 11वीं शताब्दी के काश्मीरी कवि थे। इन्होंने अपनी प्रेम कविता चौर पंचिका के लिए यह जाने जाते थे। निम्नलिखित में से नचिकेते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स नचिकेता ऋषि वाजश्रवस के पुत्र थे और इतिहास के अनुसार नचिकेता को उनके पिता ने यम को दान कर दिया था। कहा जाता है कि वज्रश्वास ने एक सर्वोच्च दक्षिणा वाला विश्वजीत यज्ञ किया था और इस यज्ञ में इन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, परुषणी रावी नदी का वैदिक नाम है, जिसमें यमुना, घग्गर और व्यास इनके भी कुछ प्राचीन नाम है। चलिए देखते हैं। तो रावी नदी का वैदिक नाम है परुषणी। यमुना नदी को शुरुआती ग्रंथों में यमी तथा बाद के साहित्य में कालिंदी कहा जाता है। घग्गर का प्राचीन नाम है द्वजदती और व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। यह आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। फ्रेंड्स गुप्त वंश की कुछ जानकारी लेते हैं। तो
240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक गुप्त वंश के श्रीगुप्त का शासन काल था। इसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच ने शासनकाल संभाला। श्रीगुप्त और घटोत्कच को महाराज कहा जाता था। इसके बाद घटोत्कच के पुत्र आए चंद्रगुप्त। इन्होंने घटोत्कच के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया और सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली। तो फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराज कहलाते थे, परंतु चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इसके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और लगभग 330 ईस्वी में इसने शासन किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। स्कंदगुप्त ने ही हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। स्कंदगुप्त के विषय में भीतरी स्तंभ शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसने अपने विद्रोहियों या विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर गुप्त शक्ति को बहाल किया था और उसने ही हुणों के आक्रमणों को भी रोका था। यह भीतरी स्तंभ शिलालेख से वर्णित है। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें धनुष प्रकार, राजा रानी प्रकार, छत्र प्रकार, व्यग्र वाधिक प्रकार, घुड़सवार प्रकार के 5 प्रकार के सोने के सिक्के स्कंदगुप्त ने जारी किए थे। इसके उपरांत स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्के भी 4 प्रकार के बनाए थे, जिसमें गरुण प्रकार, बैल प्रकार, वेदी प्रकार और मध्य प्रदेश प्रकार। ये 4 तरह के सिक्के भी स्कंदगुप्त के शासनकाल में थे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ग्गी के मंदिर का निर्माण कराया था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। सेनगुट्टू ही लाल चेर के चेर शासक थे जो प्रसिद्ध थे और इन्होंने ही कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, लाल चेर या अच्छे चेर भी सेनगुट्टू को कहा जाता था और चेर राज में पत्नी पूजा प्रारंभ की थी और इसी पूजा को कड़गी की पूजा भी कहा जाता है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था और ईसा की पहली शताब्दी के पुगलुरु शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। पुगलुर शिलालेख से तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।